नमस्कार दोस्तों। बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से 6 दिसंबर के आपको करंट अफेयर्स प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसमें आपको वो न्यूज़ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड दी जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स आ जाइए ऑनलाइन, सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस तक पहुंच बना सकें और सभी लोग अपने अपने अपनी फ़ोन के साथ अपने करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए। और इसके लिए आप पेन और कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो भी करंट अफेयर्स आपको आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट लगें उन्हें आप बाकायदे उनको नोट बना कर रखें और उनका रिवीजन करें। समय समय पर रिवीजन ही सबसे बड़ा आपका आपकी सफलता को निर्धारित करता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप बार बार इसका रिवीजन करें। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, पहली जो न्यूज़ है वो एक नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। इनका अपने एग्ज़ाम के नज़रिए से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर टर्म्स हैं फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, यानी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। यानी फेशियल मतलब होता है फेस, रिकग्निशन मतलब होता है पहचान, और टेक्नोलॉजी मतलब होता है टेक्नोलॉजी। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपके चेहरे को यानी आपके फेस को पहचान कर फेशियल रिकग्निशन करे कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है और आपका चेहरा कैसा है। ये सारी चीज़ें, या आपका रिकॉर्ड कैसा है, आप एक क्रिमिनल हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक व्यक्ति हैं, एक अच्छे इंसान हैं, आप एक किस जॉब में हैं, ये सारी डिटेल आपके जैसे फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से इसको आपको बताएगा और आपका परिचय देगा। तो लगभग 3 वर्षों की विलंबता के बाद, यानी 3 वर्ष पहले से हो जाना चाहिए था, 2022 से यात्री देश के 4 हवाई अड्डों में वाराणसी, पुणे, कोलकाता और विजयवाड़ा पर अपने बोर्डिंग पास के रूप में फेस स्कैन, यानी ये आपको बोर्डिंग पास दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप फेस स्कैन करके उपयोग अपना कर सकेंगे। जैसे ही आप अपना फेस स्कैन करेंगे तो आपकी सारी डिटेल वहाँ पर उनके सामने आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस बिंदु हैं, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला है फेशियल रिकग्निशन। फेशियल रिकग्निशन मीन्स क्या होता है? फेस को पहचानना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक बायोमेट्रिक तकनीक है। बायोमेट्रिक मीन्स होता है जहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट, यानी आपके जैसे कि फिंगर्स को या आपके फेस को रिकॉग्नाइज किया जाए, पहचान करके आपके डेटा के रूप में स्टोर किया जाए, तो उसे हम बायोमेट्रिक कहते हैं। जो किसी व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति के बीच अंतर करने के लिए चेहरे की विशिष्ट विशेषताओं का उपयोग करती है। लगभग 6 दशकों में स्किन पैटर्न को पहचानने से लेकर चेहरे की 3D आकृति बनाने तक यह प्रणाली कई मायनों में विकसित हुई है। ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, यानी ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन सिस्टम इसे कहते हैं, व्यक्तियों के चेहरे की छवि वीडियो के व्यापक डेटाबेस के आधार पर कार्य करती है और इसमें मौजूद डेटाबेस से उपलब्ध छवियों से मिलान करके व्यक्ति की पहचान करती है। और सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त किसी भी अज्ञात व्यक्ति के चेहरे के पैटर्न की तुलना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की सहायता से डेटाबेस में उपलब्ध पैटर्न से की जाती है। यानी जैसे आपका फेस इस टेक्नोलॉजी के द्वारा रिकग्नाइज किया गया, तो जो पहले से मौजूद डेटा है उन सभी डेटाज में आपके फेस को वहाँ पहचाना जाएगा, यानी दोनों को मैच किया जाएगा। यदि मैच होता है तो आपका जो कार्य है वो क्रियान्वित हो जाएगा, अन्यथा आप उसके लिए अनऑथोराइज्ड बता दिए जाएंगे, यानी आपका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है या आपका डेटा मैच नहीं कर रहा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी है। तो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के विषय में हम लोगों ने जाना। अगला एक न्यूज़ है फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं एनपीए के विषय में। एनपीए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसको देखते हैं थोड़ा सा। एनपीए है क्या? एनपीए, एनपीए का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी एक ऐसी संपत्ति जो क्रियाशील नहीं है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फ्रेंड्स, जब बैंक किसी को लोन दे देते हैं और लोन देने के बाद एक लंबे समय तक उनको उससे कोई रिटर्न वापस नहीं मिलता और उनका जो खुद मूल्य है वो भी मिलना मुश्किल हो जाता है, तो वो मनी एनपीए कहलाता है। तो फ्रेंड्स, एनपीए
कई क्षेत्रों में होता है, जैसे लोन के फॉर्म में, वो कृषि के क्षेत्र में हो सकता है, एनबीएफसीज में हो सकता है, या किसी प्रकार की कंपनी ले सकती है। तो अब एनपीए, कृषि के क्षेत्र का एनपीए हम लोग यहाँ देखेंगे। हम लोग देखेंगे इसको, कृषि क्षेत्र का जो एनपीए है उससे बात करेंगे, इससे कैसे निपटा जाए। तो वर्तमान में कृषि क्षेत्र में एनपीए से निपटने के लिए ना तो कोई एकीकृत तंत्र है, कोई तंत्र नहीं है, और ना ही ये एक कानून है, कोई कानून भी नहीं है। तो कृषि एक राज्य का विषय है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कृषि एक राज्य का विषय होने के कारण वसूली कानून, जहां कहीं भी कृषि कानून कृषि भूमिका को सर्व संपार्श्विक के रूप में पेश किया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। गिरवी रखी गई भूमि का विनिमय प्रायः राज्यों के राजस्व वसूली अधिनियम, ऋण की वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम 1993 के तहत राज्य विशिष्ट नियमों के माध्यम से किया जाता है। इसमें अक्सर समय लगता है, काफ़ी समय लग जाता है, और कुछ राज्यों में तो बैंक ऋण को कवर करने वाले राजस्व वसूली कानून लागू भी नहीं किए हैं। तो इस प्रकार से जो बैंकों का पैसा है कृषि क्षेत्र में काफ़ी एनपीए हो रहा है, तो इसको लेकर के नए कानून बनाए जा रहे हैं और इससे निपटने के लिए तंत्र का निर्माण किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर हमें जानना है कि एनपीए क्या होता है। बहुत सारे एग्जाम्स में एनपीए से रिलेटेड, एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये क्या होता है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके वनडे एग्जाम्स के लिए। चलते हैं और आगे अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है देशद्रोह से संबंधित। देशद्रोह, इंग्लिश में इसे सेडिशन कहते हैं। ये आईपीसी की धारा 124A के तहत लागू होती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं असम पुलिस द्वारा असम के असमिया और बंगाली भाषी लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए एक पत्रकार पर देशद्रोह का आरोप लगाया था। यानी असम पुलिस द्वारा असम के असमिया और बंगाली भाषी लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए देशद्रोह का उन पर आरोप लगाया गया। तो इसकी देखते हैं ये देशद्रोह की उत्पत्ति क्या है और इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। राजद्रोह जो है, राजद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधिनियमित किया, यानी इंग्लैंड पर बना था, इंग्लैंड से बना हुआ कानून है। उस समय विधि निर्माताओं का मानना था कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचारों को ही केवल अस्तित्व में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि गलत राय सरकार और राजशाही दोनों के लिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। तो इस वजह से इस कानून का मसौदा 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिक थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन वर्ष 1860 में, जब 1860 में आईपीसी आया, यानी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड लागू करने के दौरान इस कानून को आईपीसी में शामिल नहीं किया गया। यानी 1860 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में के दौरान इस कानून को शामिल नहीं किया गया था। परंतु वर्तमान में राजद्रोह कानून की स्थिति देखते हैं तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 24A के तहत राजद्रोह एक अपराध है। यानी यहाँ पर धारा आईपीसी की धारा 124A के द्वारा वर्तमान में राजद्रोह कानून भारतीय दंड संहिता में उपस्थित है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ है और इसके विषय में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। वर्तमान में राजद्रोह कानून की क्या स्थिति है उसको देखते हैं। आईपीसी की धारा 124A, यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित, सांकेतिक, दृश्य रूप में घृणा या अवमानना का उत्तेजन पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है।
विद्रोह में वैमनस्य या शत्रु की भी सभी भावनाएं शामिल होती हैं। हालांकि इस खंड के तहत घृणा, अवमानना फैलाने की कोशिश किए बिना की गई टिप्पणी को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये न्यूज़ आपके एग्जाम के दृष्टि से पूछा जा सकता है कि राजद्रोह यानी सेडिशन आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है, तो 124A के तहत आता है। फ्रेंड्स, खास ये न्यूज़ की कुछ खासियत है। इस न्यूज़ में जो राजद्रोह है, जैसे सरकार कोई पॉलिसी लाती है, यदि हम उसका क्रिटिसिज्म करते हैं और वो क्रिटिसिज्म जो है हमारा दोषपूर्ण है, दोषपूर्ण का मतलब गुस्से के तरीके से है या किसी अन्य तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो वास्तव में जो देश राजद्रोह है वो इसे कहेंगे। परंतु यदि आप एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म करते हैं कानून का, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये राजद्रोह नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एक नई प्रजाति डायनासोर की खोजी गई है जो कि पहले थी। इसका नाम है इसी सनेक। इसी सनेक डायनासोर की एक नई प्रजाति पाई गई है जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने पूर्वी ग्रीनलैंड की खुदाई के दौरान दो अच्छी तरह से संरक्षित डायनासोर खोपड़ी का पता लगाया था। नमूनों में एक मूल रूप से प्लेटोसारस प्लेटोसारस प्रजाति से संबंधित माना जाता था और जो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में पाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लंबी गर्दन वाला डायनासोर था। यानी इसी जो आपका इसी सकेन है सनेक सॉरी इसी सनेक, ये एक नई प्रजाति है जिसे इसी सनेक नाम दिया गया है और ये स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में पाया जाता था और यह एक लंबी गर्दन वाला क्या है, डायनासोर है। यह एक मध्यम आकार का यानी मध्यम आकार का लंबी गर्दन वाला डायनासोर सारोपोडस का पूर्ववर्ती था जो अब तक का सबसे बड़ा भूमि पर पाया जाने वाला जानवर है। इसी सानेक अब तक खोजे गए अन्य सभी सारोपोडोमॉर्फ्स से अलग है, लेकिन ब्राजील में पाए जाने वाले डायनासोर में से इनमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जैसे माइक्रोकोलम उनाएसारस जो लगभग 15 मिलियन वर्ष पुराने हैं। यह उत्तर दिशा में 40 डिग्री से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले पहला सोरोपोडोमॉर्फ था। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ है। इसमें हमें पूछा जा सकता है कि इसी सानेक क्या है, तो ये इसी सानेक एक डायनासोर की प्रजाति है जिसकी एक लंबी गर्दन होती थी और ये जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में पहले पाया जाता था। तो इस तरह से ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। अगली न्यूज़ है भारतीय नौसेना दिवस से संबंधित। 4 दिसंबर को, ये यहाँ पर देख सकते हैं, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना के जवाबी हमले को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी, यानी भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। इस वर्ष नौसेना ने वर्ष 1971 युद्ध में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ को स्वर्णिम विजय वर्ष के थीम के साथ मनाने की योजना बनाई है। तो जानते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट के विषय में। यह वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना द्वारा किया गया जवाबी हमला था। भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान पहली बार एंटीशिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी विध्वंसक जहाज PNS खैबर को नष्ट कर दिया। भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत INS निपत, INS निर्घाट, INS वीर ने हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से ये जो ऑपरेशन ट्राइडेंट ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध से संबंधित है। देखते हैं और भारतीय नौसेना के विषय में कुछ।
भारतीय नौसेना के जो सर्वोच्च कमांडर के रूप में भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है स नो वरुण, अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हों। जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हों। सा नो वरुण। भारतीय नौसेना के कुछ शुरुआती अभियानों में 1961 में गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने में उसका योगदान शामिल था। भारत को गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने में भी योगदान रहा। परमाणु शक्ति से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत और कई अन्य जहाजों के साथ निर्माण के साथ नौसेना एक सराहनीय बल के रूप में विकसित हुई है। तो इस प्रकार से भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में एक विमान पोत INS विक्रमादित्य, जिसे वर्ष 2013 में कमीशन किया गया था, और यह पूर्व में एक पूर्व रूसी जहाज था। यह पनडुब्बी के 3 वर्गों का संचालित करता है। चक्र, इसमें परमाणु ऊर्जा में से संचालित वाला INS चक्र है, सिंधु घोष और शिशुमार। INS विक्रांत नाम के स्वदेशी विमान वाहक ने हाल ही में 2021 समुद्री परीक्षण यानी परीक्षणों के अंतिम चरण में से एक शुरू किया है। मरीन कमांडो या मार्कोस भारतीय नौसेना की विशेष बल इकाई है, जिसे युद्ध, आतंकवाद विरोधी विशेष अभियानों, बचाव, बंधक बचाव, असममित युद्ध का संचालन करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। अगली एक न्यूज़ है कि सौर मंडल से रिलेटेड है फ्रेंड्स। ये न्यूज़ एक्सोप्लैनेट के विषय में आपने सुना होगा। ये एक एक्सोप्लैनेट है GJ3667b। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक समूह ने सौर मंडल के मौजूद एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। यह एक्सोप्लैनेट वेला कंस्टलेशन में लगभग 31 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। पृथ्वी के आकार से लगभग 3/4 बड़ा यह एक्सोप्लैनेट, जिसे GJ367b नाम दिया गया है, सूर्य के आधे आकार के एक रेड डॉर्फ स्टार की परिक्रमा में आधा घंटा से भी कम समय लेता है। GJ367b का व्यास 9000 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का व्यास 12700 किलोमीटर है और मंगल का व्यास 6800 किलोमीटर है। GJ367b का 87% हिस्सा आयरन से बना है तथा इसकी आंतरिक संरचना बुध ग्रह जैसी है, जो सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह है। हालांकि वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि इस एक्सोप्लैनेट GJ367b पर जीवन की संभावना नहीं है, क्योंकि इसकी सतह पर गर्म पिघला हुआ लावा मौजूद है। हालांकि इस प्रकार के अन्य एक्सोप्लैनेट का अध्ययन कर पृथ्वी से बाहर जीवन की खोज में एक बड़ी मदद मिल सकती है। विदित हो कि सौर मंडल से बाहर पाए जाने वाले ग्रह एक्सोप्लैनेट कहलाते हैं। सौर मंडल से बाहर पाए जाने वाले जो ग्रह होते हैं, हम उन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं। ये सौर मंडल में मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त उपस्थित ग्रह हैं। मेयर एवं क्यूलेज द्वारा वर्ष 1995 में प्रथम एक्सोप्लैनेट 51 पेगासी बी की खोज की गई थी। तो इस तरह से एक्सोप्लैनेट से संबंधित न्यूज़ थी। हमारी अगली न्यूज़ है महापरिनिर्वाण की, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 6 दिसंबर को पुण्यतिथि है। इसी दिन उन्हें महापरिनिर्वाण हुआ था और इस प्रकार से महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में उनके इस अंतिम दिन को मनाया जाता है। परिनिर्वाण, जिसे बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति अथवा मोक्ष। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में हुई भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल परिनिर्वाण माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में को मध्य प्रांत यानी अब मध्य प्रदेश के
महू में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद और तुलनात्मक धर्म दर्शन के विद्वान थे। उन्होंने भारतीय संविधान के जनक के रूप में माना जाता है। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री यानी विधि मंत्री। वर्ष 1920 में उन्होंने एक परीक्षा पाक्षिक 15 दिन की अवधि में छपने वाला समाचार पत्र मूक नायक यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने मूक नायक नामक जो 15 दिन की अवधि में छपने वाला पाक्षिक समाचार पत्र छापने की शुरुआत की थी, जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी। इसके अलावा वर्ष 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और वर्ष 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति द्वारा उन्हें साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। मार्च 1927 में उन्हें महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने नेतृत्व किया। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वर्ष 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। तो इस प्रकार इस महान व्यक्ति को हम सभी लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि। और फ्रेंड्स, ये एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने पूरे जीवन कार्य किया अपने दलित वर्ग के लिए और समाज के लिए। इन्होंने इन्हें कानून का जनक भी, हमारे संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इनका कितना हमारे यहाँ महत्व है और हमारे देश में इनका क्या इम्पोर्टेंस है। अगली न्यूज़ है राष्ट्रीय ब्लैक चेन रणनीति से। ये ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी या रणनीति कह सकते हो। तो अब ये हमारे देश में ब्लैक चेन तकनीक पर कुछ रणनीतियाँ, यानी राष्ट्र ने, हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में ब्लैक चेन तकनीक पर राष्ट्रीय नीति जारी की है, जो प्रौद्योगिकी के उपयोग के 44 संभावित क्षेत्रों की पहचान करता है और विभिन्न क्षेत्रों में इसका लाभ उठाने के तरीके के बारे में बताती है। इस रणनीति के तहत 3 प्रकार के प्रतिभागियों के साथ एक राष्ट्रीय ब्लैक चेन फ्रेमवर्क यानी नेशनल ब्लैक चेन फ्रेमवर्क स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। प्रौद्योगिकी के प्रति आश्वस्त उपयोगकर्ता यानी एप्लीकेशन डेवलपर्स, प्रदाता, प्रौद्योगिकी के ऑपरेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं एक सेवा के रूप में ब्लैक चेन और पूर्ण प्रौद्योगिकी स्टैक बिल्डर आईपी क्रिएटर। इसके तहत शिक्षा, शासन, वित्तीय एवं बैंकिंग, स्वास्थ्य देखभाल, रसद, साइबर सुरक्षा, मीडिया, कानून, बिजली क्षेत्र आदि में ब्लैक चेन मॉडल के अनुप्रयोग की पहचान की गई है। तो इस प्रकार से ये जो ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी है, ये हमारे राष्ट्रीय ब्लैक चेन रणनीति में शामिल करके 44 संभावित क्षेत्रों को पहचान करती है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला न्यूज़ है हमारा विश्व मृदा दिवस से संबंधित है। विश्व स्वस्थ मृदा के महत्व पर केंद्रित करने के मृदा संसाधनों के स्थायी प्रबंधन हेतु जागरूकता फैलाने के लिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम मृदा लवणीकरण को रोकें, मृदा उत्पादकता को बढ़ावा दें, यानी स्टॉप सॉइल इरोजन, सेव आवर फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जून 2013 में विश्व मृदा दिवस का समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 86वें सम्मेलन में इसे आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया गया तथा दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया और 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड्स, मिट्टी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र के FAO और UNO के द्वारा समर्थित है। तो इस प्रकार से इसे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का न्यूज़ हमारा ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स सर्किल में इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।